नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे जो यूपी पीसीएल के एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। इसके साथ ही हम 200 क्वेश्चंस की श्रृंखला को पूरा कर रहे हैं जिसका सेट नंबर 5 है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन, कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा न्यूमेरिक कीपैड। ठीक है, न्यूमेरिक कीपैड आप देखेंगे तो कीबोर्ड के राइट साइड में होता है जिसपे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार दिया होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक बटन होता है जिसको आप प्रेस करेंगे तो ये काम करना, फंक्शन करना स्टार्ट हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डंब टर्मिनल्स में मॉनिटर और क्या होते हैं? ठीक है, इसका ऑप्शन होगा सी यानी कि कीबोर्ड। ठीक है, एक डंब टर्मिनल के पास कोई आंतरिक माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता है। इसमें मॉनिटर और कीबोर्ड शामिल होता है। इनका प्रयोग रिमोट सर्वर, मिनी कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर से इनपुट प्रदान करने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डंब टर्मिनल क्या होता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा बी यानी कि नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। ठीक है, डंब टर्मिनल एक साधारण तरीका यानी सीधे तरीके का मॉनिटर होती है जिसकी अपनी स्वतः कार्य करने की क्षमता नहीं होती है। इसमें कमांड तथा डाटा इनपुट करने के लिए कीबोर्ड और माउस लगाना पड़ता है। ठीक है, डंब टर्मिनल नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है और स्मार्ट और थिन क्लाइंट इसके आधुनिक संस्करण हैं तथा दोनों सर्वर से जुड़े होते हैं। स्मार्ट टर्मिनल का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है आपको पता है? एटीएम मशीन आप देखे होंगे, एटीएम या फिर पॉइंट ऑफ स्केल पीओएस होता है। ठीक है, पीओएस मशीन होता है। ठीक, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को मिटा या इरेज कर देता है? तो इसका आपको पता ही होगा, सीधे सीधे आपको दिख रहा है डिलीट का ऑप्शन। ठीक है, डिलीट बटन कर्सर के दाईं ओर के स्क्रीन कैरेक्टर को इरेज कर देता है। यानी कि कर्सर अगर आपका यहाँ है, इस साइड जितने भी कैरेक्टर हैं उसको वो डिलीट करता है। ठीक है, और इसके साथ ही इरेज की हुई फाइल डस्टबिन नाम के आइकन में स्थित रहती है। इस फाइल को हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए Ctrl+Del कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं। राइट साइड में यहाँ पे आपको एक कंट्रोल दिखेगा यहाँ और एक डेल बटन यहाँ दिया होता है। ठीक है, दोनों को प्रेस करने से परमानेंट डिलीट हो जाएगा, वो आपके रिसाइकल बिन में भी नहीं होगा जिसे आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाएं और के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? रिसेंटली हमने अभी पढ़ा किसको इसका ऑप्शन होगा ए यानी कि बैक स्पेस। ठीक है, डिलीट बटन से क्या होता है, आप जो भी सिलेक्टेड होगा वो पॉइंट आपका डिलीट हो जाएगा। लेकिन बैक स्पेस से मान लीजिए आप कुछ लिखे हैं, कुछ भी आप लिखे हैं तो बैक स्पेस करेंगे तो एक एक यूनिट यानी एक एक शब्द आपका बैक होता चला जाएगा यानी कि डिलीट होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर को क्या कहते हैं? ठीक है, इसका ऑप्शन होगा ए यानी कि मॉडिफायर की। इसको मॉडिफायर की कहते हैं। कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्टर मॉडिफायर की है। मॉडिफायर की कंप्यूटर कीबोर्ड पर विशेष की है जो किसी की के कॉम्बिनेशन में उपयोग की जाती है। यह दूसरे की के कार्य को रूपांतरित कर देता है, जैसे कि अल्टर F4 MS विंडोज़ में सक्रिय प्रोग्राम विंडो को बंद कर देता है, जहां अल्टर मॉडिफायर की है जो F4 के कार्य को रूपांतरित कर देता है। ठीक है, Alt+F4 करने से आप जिस भी पेज पे रहेंगे वहाँ से आपको डायरेक्टली बैक पेज पे ले जाएगा। ठीक है, वो क्या करता है, मॉडिफायर की तरह यूज होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर विशिष्टतः किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? इसका ऑप्शन होगा बी यानी कि वर्ड्स। ठीक है, कंप्यूटर केवल बाइनरी संख्या 1 एवं 0 ही समझता है। ठीक है, जो पावर सप्लाई ऑन और ऑफ का संकेत करते हैं, जिसे बिट कहते हैं। 8 बिट को मिलाकर एक बाइट बनती है। एक बाइट के द्वारा किसी संख्या, अक्षर, गणितीय चिन्ह और विराम चिन्ह को दर्शाया जाता है। ठीक है,
बाइट के समूह को वर्ड कहते हैं, अतः कंप्यूटर विशिष्टतः वर्ड के साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है? आप जो शब्द टाइप करते हैं उसकी लंबाई की माप क्या है, उसकी माप की इकाई क्या है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, यानी कि वो किसी मीटर, मिलीमीटर या इस सब चीज़ों में नहीं होता है, वो होता है बिट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बिट कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है। कंप्यूटर की मेमोरी में स्थित सेल्स को जिन छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है उन्हें बिट्स कहते हैं। बिट्स केवल दो भागों में 0 और 1 में विभाजित किया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कंप्यूटर केवल 0 और 1 यानी कि बाइनरी लैंग्वेज समझता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है? इसका ऑप्शन होगा बी, यानी कि बिट। हमने अभी भी बात किया है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है। कंप्यूटर की मेमोरी में स्थित सेल्स को जिन छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है उन्हें बिट्स कहते हैं। बिट्स केवल दो भागों में बांटा गया है, 0 और 1 में विभाजित होता है। आपको पता होगा 0 एवं 1 को बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, जो कंप्यूटर केवल और केवल बाइनरी लैंग्वेज समझता है। ठीक है, नेक्स्ट, बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक नंबर और प्रत्येक विशेष कैरेक्टर किसके यूनिक कॉम्बिनेशन का बना होता है? ठीक है, इसका ऑप्शन होगा बी, यानी कि 8 किलोबाइट्स का। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, गणितीय चिन्ह और विराम चिन्ह 8 बिट्स के यूनिक कॉम्बिनेशन का बना होता है। 8 बिट को मिलाकर एक बाइट बनती है। एक बाइट या 8 बिट से एक अक्षर का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी में डाटा किस फॉर्म में रहता है? इसका ऑप्शन होगा डी, यानी कि बिट्स के फॉर्म में। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी में डाटा बिट्स यानी कि बाइनरी डिजिट 0 और 1 के फॉर्म में रहता है। आपको पहले ही पता है, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी नंबर 0 और 1 यानी ऑन ऑफ को ही समझता है। ठीक है, कंप्यूटर मेन मेमोरी को वर्ड्स या बाइट्स में विभाजित करने की सुविधा देता है। एक बाइट्स में 8 बिट्स होते हैं, जिसके एक कैरेक्टर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक 32 बिट वर्ड कंप्यूटर में एक बार कितने बाइट्स एक्सेस कर सकता है? इसका ऑप्शन होगा ए, यानी कि 4। ठीक है, एक 32 बिट वर्ड कंप्यूटर में एक बार में 4 बाइट्स एक्सेस कर सकता है। वर्ड जितने बाइट में निर्मित होता है वह वर्ड लेंथ कहलाती है। वर्ड लेंथ का अर्थ वर्ड में बिट अथवा बाइट की संख्या से होती है। बाइट लेंथ जितनी अधिक होगी कंप्यूटर में प्रोसेसिंग क्षमता उतनी अधिक होगी। वर्ड लेंथ 1 बाइट से लेकर 64 बाइट तक हो सकती है। वर्तमान में पर्सनल कंप्यूटर में प्रचलित प्रोसेसर का वर्ड आकार 4 बाइट अर्थात 32 बिट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिट का संक्षिप्त नाम क्या है? इसका ऑप्शन होगा सी, यानी कि बाइनरी डिजिट। ठीक है, वो बिट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। बिट कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई भी है, जिसका मान 0 या 1 होता है, जिसे बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे बार बार बाइनरी डिजिट का नाम लिया जा रहा है। ठीक है, 0 और 1 का, यानी कि बाइनरी डिजिट से आपके क्वेश्चन एकदम कंफर्म है। आप कुछ भी देखिए या ना देखिए, आप बाइनरी डिजिट से रिलेटेड चीज़ें ज़रूर देख लीजिएगा, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है, यानी आप कंप्यूटर की मेमोरी को किस में माप सकते हैं? इसका ऑप्शन होगा ए, बिट्स के द्वारा। ठीक है, कंप्यूटर की स्मृति का मान बिट्स के द्वारा किया जाता है। यह बाइनरी डिजिट्स का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ है 0 तथा 1 होता है। यह कंप्यूटर मेमोरी में संग्रह की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है? इसका ऑप्शन होगा बी, यानी कि फ्लिप फ्लॉप। एक बिट डाटा संग्रह के लिए फ्लिप फ्लॉप सर्किट का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिकी में फ्लिप फ्लॉप एक अंकीय परिपथ है, जिसका निर्माण 2 अस्थायी अवस्थाओं में से किसी एक का बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ASCII सिस्टम के कितने कैरेक्टर को उपलब्ध कराता है? ठीक है, इसका ऑप्शन होगा डी, 128 विभिन्न कैरेक्टरों का। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक बार आपको फिर से बता दें, नोट कर लीजिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, यह इसका संक्षिप्त रूप है। यह सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला अल्फा न्यूमेरिक कोड है, जिसका उपयोग ABC जैसे कैरेक्टर्स, नंबर्स और चिन्हों को दर्शाने के लिए होता है। ASCII कोड में 7 या 8 बिट का इस्तेमाल डाटा को दर्शाने के लिए करते हैं और 7 बिट से केवल 128 कैरेक्टर को ही कोडित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। EBCDIC का पूरा नाम क्या है? यहाँ पे फुल फॉर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो EBCDIC का पूरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा C, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, इसका पूरा नाम एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड है। इसे कैरेक्टर के लिए 8 बिट कोड द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग लगभग 1950 से 1960 के दशक में मुख्य रूप से IBM मेनफ्रेम तथा IBM मध्यम परास के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसी से रिलेटेड है। EBCDIC कोडिंग स्कीम में विभिन्न कैरेक्टर को कॉल करने के लिए कितने बिट का प्रयोग होता है? सेम क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन होगा B, यानी कि 8 बिट का। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड एक 8 बिट वर्ड इनकोडिंग है। इसका प्रयोग 1950 से 1960 के दशक में शुरुआत दिनों में आई IBM कंपनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसका ऑप्शन होगा A, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। विश्व में लगभग 90% पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग हो रहा है। यह ग्राफिकल यूजर यानी कि GUI इंटरफेस, मल्टीटास्किंग, वर्चुअल मेमोरी की सुविधा देता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को प्रथम संस्करण 20 नवंबर 1985 1985, ठीक है, 1985 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में विंडोज़ का कौन सा स्थान है? ठीक है, इसका ऑप्शन होगा A, यानी कि सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में विंडोज़ का एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने डेवलप किया था। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के जटिल संक्रियाओं को आसानी से हल करने हेतु आइकन और टूल का प्रयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से रियल टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो इसका ऑप्शन होगा D, विंडोज़ CE। ठीक है, विंडोज़ एम्बेडेड कॉम्पैक्ट यानी विंडोज़ CE एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT किसके नाम से जाने जाते हैं? ठीक है, इसका ऑप्शन होगा D, यानी कि ये सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है ये जो कंप्यूटर हार्डवेयर की आंतरिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है एवं यूजर इंटरफेस प्रदान करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न प्रकार भी हैं, जैसे कि आपका पहला है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड आपका है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा आपका है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और आपका चौथा आता है मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और ये जितने भी विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ NT ये सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश कमांड होती है जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है,
यानी कि किस कमांड को सिलेक्ट किया जा सकता है। इसका ऑप्शन है सी, यानी कि आइकन को। ठीक है, कंप्यूटर में आइकन्स बने होते हैं छोटे छोटे, आप देखेंगे तो लैपटॉप अगर आप चलाते हो तो यहाँ आप देखेंगे छोटा छोटा आइकन बना होता है, उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सिस्टम में आइकन की एक छवि है जो उपयोगकर्ता के लिए आवेदन क्षमता या कुछ अन्य अवधारण के विशिष्ट इकाई तथा प्रतिनिधित्व करती है। इसे सिलेक्ट किया जा सकता है और ओपन करके इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ग्राफिकल चित्र हैं जो प्रयोगकर्ता की कंप्यूटर प्रणाली जैसे फाइल, फोल्डर आदि के संचालन में सहायता प्रदान करते हैं। इसका ऑप्शन होगा सी, यानी कि आइकन। ठीक है, आइकन ऐसे ग्राफिकल चित्र हैं जो प्रयोगकर्ता की कंप्यूटर प्रणाली जैसे फाइल, फोल्डर आदि संचालन में सहायता प्रदान करते हैं। आपका जो आइकन होता है वो आपको मदद करता है जल्दी से जल्दी चीज़ों को अरेंज करने में, उनको ढूंढने में आसानी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप अपने डेस्कटॉप पर एक आइकन को मूव करना चाहते हैं तो इसे क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन होगा सी, यानी कि ड्रैगिंग। अगर आप अपने डेस्कटॉप पर आइकन को मूव करने के लिए माउस कर्सर को इसके ऊपर ले जाते हैं, इसके बाद दाएं माउस के बटन को दबाकर उसे मूव करते हैं तो इस क्रिया को ड्रैगिंग कहता है। अगर आपका ये आइकन यहाँ पे है, अगर आपको इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करके ले जाना है तो इसको दाएं तरफ के माउस को बटन को प्रेस करके आप इसको ड्रैग करेंगे, आसानी से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फाइल को क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन होगा डी, यानी कि डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फाइल को डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं। इसका फाइल एक्सटेंशन नेम .doc से होता है। ठीक है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो इसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है ये .doc से किया जाता है। ठीक है, और इसका फाइल एक्सटेंशन 3 अक्षरों को लेकर बनाया जाता है। वर्ड प्रोसेसर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत कार्य करता है। इसमें एक पेज होता है जिस पर आप कैरेक्टर टाइप करते हैं, उसमें एडिटिंग करते हैं तथा मार्जिन सेट करते हैं, और उसे जब आप सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली .doc के नाम से सेव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 किस प्रकार का होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा सी, यानी कि फाइल। वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो MP3 फाइल होती है। इसमें हम ज़रूरत के अनुसार आंकड़े इकट्ठा करते हैं और उसको बाद में हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अपने अनुसार उसमें जो भी आपकी जानकारी होती है उसको आप बाद में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक नए डॉक्यूमेंट का निर्माण किया जाता है तो इसे कहाँ रखा जाता है। इसका ऑप्शन होगा सी, यानी कि फाइल में। आप कोई भी डाटा, यानी कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन जब भी आप क्रिएट करते हैं, चाहे वो MS ऑफिस पे हो, MS एक्सेल पे हो, कहीं भी हो, तो उसे आप एक फाइल में सेव करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज फॉल्ट कब आता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, यानी कि जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुँचे जो उस समय खुद मेमोरी में ना हो। जैसे कि आप किसी फाइल को, पेज को ढूंढ रहे हैं लेकिन वो आपके कंप्यूटर में है ही नहीं, वो मौजूद ही नहीं है, तो उस टाइम पेज फॉल्ट हो जाता है। जैसे कि आप एक कोई भी पेज, यानी कि ये पेपर सेट कर देते हैं, ठीक है, और उसमें से वो अंदर की चीज़ें डिलीट हो गई हों, केवल उसका नाम बचा हो, उसकी सारी डाटा क्लियर हो गई हो, तो उस समय में क्या होता है, वो प्रोग्राम पेज में पहुंचने के बाद उसके मुख्य मेमोरी में नहीं होता है, केवल ऊपर ऊपर शो होता है। इसको पेज फॉल्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें, शेयर करें, और अनूप स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम आपके लिए अगली वीडियो लेके आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।